मैं विकास श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं नई कहानी लेकर। दोस्तों, अपराध है। कुछ अपराधों की वजह आवेश है और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनके पीछे खतरनाक साजिश शामिल होती है। ये एक ऐसा खतरनाक रोग है जिसमें अपराधी अपना फायदा देखता है और रच डालता है ऐसा षड्यंत्र जिसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आता है। किसी की खुशियां छिन जाती हैं या कोई छीन लेता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूं जिसमें प्यार है, दोस्ती है, विश्वास है और विरोधाभास में लालच का खंजर भी है। इस कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर घटित एक घटना से, जिसमें एक युवती की ट्रेन एक्सीडेंट से मौत हो गई। किसी ने फोन करके पुलिस को बताया कि रेलवे ट्रैक पर एक जवान लड़की की लाश पड़ी है। इंस्पेक्टर अजय राय ने मौके पर पहुंच के लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सिटी हॉस्पिटल भेज दिया। ये लाश हमें रेलवे ट्रैक के पास मिली है और जहां ये लाश मिली है वहीं आसपास के गांव में आप लोग रहते हैं। शायद आप लोगों में से कोई इसकी शिनाख्त कर सके। आप पहचानते हैं इसे? ये आसपास की लड़की नहीं लगती साहब, है कि नहीं जानते तो इसी को हम पहली बार देख रहे हैं। तुम जानते हो? तुम लोग जा सकते हो। श्याम सिंह। जी सर। सभी थानों में मैसेज कर दो कि हमारे थाने में एक अज्ञात लड़की की लाश पड़ी है पहचान के लिए। ओके सर, चलो बनो। इस घर जी सर। ये सर मुझे रिपोर्ट मिल गई है सर। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब। जी कहिए। मेरी बहन रमा कहाँ है? उसने सुसाइड क्यों किया है? वो आपकी बहन है? जी हाँ, वो मेरी छोटी बहन है। आई एम सॉरी। अब बैठिए। बताइए ना इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है मेरी बहन? देखिए, हमने डेड बॉडी को लाश घर भेज दिया है। आप थोड़ा सब्र से काम लीजिए। भानु। जी सर। एक गिलास पानी ले आना। आप सब रखिए, हम आपके साथ हैं। मैडम, आपको कैसे मालूम पड़ा कि आपकी बहन ने आत्महत्या की है? फोन पर विवेक नाम के एक आदमी ने फोन किया। उसने मुझे बताया कि लखनऊ स्टेशन से थोड़ी दूर पर रेलवे ट्रैक पर रमा की लाश मिली है। उसने आत्महत्या की है। ये सुनकर मैं घबरा गई और दौड़े दौड़े थाने चली आई। जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर? गुड। भानु, इस नंबर को सर्विस में डलवाओ। ओके सर। और सुनो, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से इस नंबर की डिटेल निकलवाओ। ओके सर। फटाफट ये काम करो। श्याम सिंह से बोलो कि गाड़ी निकाले। ओके हमें सर। लाश में जाना है। ओके सर। चलिए मैडम। रमा! हमको छोड़ के कहाँ चली गई रमा? तुमको हमेशा समझाते थे रात में अकेले मत घुमा करो। हमारी सुनती कहाँ थी? बोल बोल के थक गए हम।
लेकिन हमेशा तुम अपनी वाली ही करती थी। चुप हो जाइए मैडम, जो होना था वो हो गया। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी आपको दे दी जाएगी। अब कहाँ जाना है इंस्पेक्टर साहब? हमें आपका बयान लेना है, तब तक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। आइए। देखिए मैडम, आप अपनी बहन के बारे में कुछ बताइए। शायद हमें कोई क्लू मिल जाए कि वास्तव में ये हत्या है या आत्महत्या। रमा मेरी छोटी बहन थी, मुझसे 6 साल छोटी। रमा के पैदा होते ही माँ गुजर गई और माँ के गुजर जाने से मेरे पापा को गहरा सदमा पहुंचा था, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद वो भी चल बसे। हम दोनों बहनों के सर से माँ बाप का साया उठ चुका था और हमारी परवरिश हमारी दादी ने की। धीरे धीरे हम दोनों बहनें बड़ी होने लगी और मैं मैट्रिक्स में पहुंच गई। मैट्रिक्स में मेरी शादी हो गई और उसी समय दादी का भी स्वर्गवास हो गया और रमा घर में बिल्कुल अकेली हो गई। हमारे ससुराल वालों ने तो अपने साथ रखना भी चाहा रमा को, लेकिन वो मानी ही नहीं। रमा पढ़ने में बहुत तेज थी, वो कुछ बड़ा करना चाहती थी, बड़ा बनना चाहती थी। पिताजी की सारी प्रॉपर्टी बेचकर मैंने उसके नाम जमा करवा दी ताकि वो पढ़ सके और उसकी शादी में काम आ सके। ग्रेजुएशन तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद तो उसे पंख लग गए। कई दिन तो वो घर से बाहर भी रहने लगी, पर इस बीच हम लोग की बातें फोन पर होती रहती थी। पर उसकी बाहर रहने की आदत दिन पे दिन बढ़ने लगी। फिर मैंने उसे एक दिन समझाया। रमा, कहाँ थे अब तक? दीदी, आप तो जानती हैं कि मुझे पढ़ाई करनी होती है। सहेली के साथ पढ़ाई कर रही थी। अगर तुम्हें सहेलियों के साथ पढ़ाई करनी है तो दिन में क्या करो? जमाना बहुत खराब है। एक अकेली जवान लड़की घर से बाहर रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? हमें अपने स्वर्गीय माता पिता की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। दीदी, तो क्या हम रात को गुलछर्रा उड़ाने जाते हैं? हम पढ़ाई करने जाते हैं, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है और बहुत आगे जाना है। आगे जाने के लिए इज्जत तो दांव पर नहीं लगाई जाती रमा। दीदी, हम छोटी सी बच्ची नहीं है, अपना भला बुरा समझते हैं। आप हमें ज्यादा ना समझाओ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। एक तो हम तुम्हें समझाए जा रहे हैं, ऊपर से तुम उल्टा हमें ही डांट रही हो। हम तुम्हारे भले के लिए ही। बस, हमने कहा ना कि हम अपना भला बुरा समझते हैं। हमें संभालने की जरूरत नहीं है। आप अपना घर संभालो, हम पहले से संभले हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब, बेशक रमा की आदतें मुझे पसंद नहीं थी, पर वो थी तो मेरी बहन ही। एक हफ्ते से ना कोई उसकी खबर, ना कोई फोन। मुझे उसकी चिंता होने लगी थी। कई बार मैंने उसे फोन करने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार उसका फोन स्विच ऑफ जाता था। तब तक उसकी मुझे खुदकुशी की खबर मिली। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कौन था, किसने फोन किया, कुछ नहीं जानती, लेकिन एहसान किया मेरे ऊपर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
मैं चलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल से रमा की लाश पे ले जानी है। रुकिए, अब क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्यों रोक रहे हैं? आपकी बहन ने आत्महत्या नहीं की है, आत्महत्या नहीं की? उसकी हत्या हुई है। हत्या? जी हाँ, उसकी हत्या हुई है। उसे कोल्ड ड्रिंक में धीमा जहर दिया गया था। जहर? मिल गया। जिस आदमी ने फोन करके ये बताया कि रेलवे ट्रैक के पास लाश पड़ी है, उसका नंबर भानु, रजिस्टर लेकर आना तो। लाया। हो सकता है उस आदमी ने भी आपको फोन किया। वो नंबर आप फिर से एक बार बताइए तो। 94648294। गुड, यही नंबर इसमें दर्ज है। मान लो अगर उसे पुलिस स्टेशन का नंबर नेट या कहीं से मिल गया हो, लेकिन उसे उमा देवी का नंबर कहां से मिला? जाहिर सी बात है रमा के मोबाइल से। मर्डर उसने किया है या नहीं, ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये इस केस की अहम कड़ी है। उसी से पर्दाफाश होगा कि रमा उन्नाव से लखनऊ क्यों और कैसे आई। हेलो, यस, मैं इंस्पेक्टर अजय राय बोल रहा हूं। जी बोलिए। ओके सर, मैं एक्शन लेता हूं। जी। श्याम सिंह। जी सर। एक नंबर बोल रहा हूं, नोट करो। जी नंबर बोलिए सर। 979494 9494 8401। 01। और सुनो, इस नए नंबर की लोकेशन ट्रेस करो। ओके? जी सर। हेलो, गुड। एड्रेस सहित मेरे मोबाइल पर लोकेशन फॉरवर्ड कर दीजिए। जी, ओके। श्याम सिंह, जीप निकालो। होटल के मैनेजर से डुप्लीकेट चाबी लेके आए। जी सर, ले आओ। ओके। कपड़ा पहनो तुम दोनों, कपड़ा पहनो। अरेस्ट कर लो इन दोनों को, अरेस्ट करो। जिस्म फरोशी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं क्या मैं? वो होटल के कमरे में तुम्हारा मर्डर कर देता तो? लेकिन सर, विवेक मेरा मर्डर क्यों करेगा? वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। सुन रहे हो श्याम सिंह? वो इनसे बहुत प्यार करता है, इनके लिए जान दे सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सचमुच प्यार करता है? हाँ सर, विवेक मुझसे सच्चा प्यार करता है। वो मेरा 3 लाख का बीमा भी करवाने वाला था। मैंने मना किया तो उसने बोला कि कमाना मुझे है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, भर दूंगा मैं। और वो कह रहा था कि बीमा कराने के बाद मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा। अच्छा, कब कर रहे हो शादी? यही इसी साल 3-4 महीने बाद। 4-5 महीने? मतलब तुम्हारी मौत का समय अभी सर्टेन नहीं हुआ है? ये क्या कह रहे हैं सर आप? कह नहीं रहा, बता रहा हूं। ऐसे ही उसने एक मर्डर किया है और तभी हमने उसे अरेस्ट किया है। क्या? यस मिस्टर अन्नू, शायद आपने सोचा होगा कि पुलिस की रेड पड़ी है जिसमें आप उसके साथ पकड़ी गई है। जी सर। जाओ। श्याम सिंह। जी सर। ओके सर। तरन्नू, जी सर। प्यार करना कोई जुर्म नहीं है,
लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि तुम जिसे प्यार कर रही हो वो भी तुम्हें वाकई प्यार करता है या नहीं। कहीं तुम अपने आप और अपने माँ बाप को धोखा तो नहीं दे रही। मेरी इस नसीहत को ध्यान में रखना, आइंदा ऐसा कदम मत उठाना। जाओ। जी सर। शालिनी, अभी तक तो मैं तुक्का मार रहा हूं, लेकिन अगर विवेक ने मर्डर किया है तो मेरा अगला तीर निशाने पर लगेगा, ये मेरा विश्वास है। चल चल, तुझे साहब ने बुलाया। लेकिन मुझे अरे चल बैठ। आइए आइए विवेक जी, आपकी पार्टनर ने तो सब कुछ बता दिया, अब आप क्या कहते हैं? लेकिन हमने तो उसे कुछ बताया ही नहीं। लेकिन मुझे तो बता दिया। एक काफी है या और सेवा करूं? चल भगते मशीन की तरह। पुलिस वाले से कहां भाग कर जाएगा? सीधे सीधे बताएगा या मार खाकर? बताना तो तुझे पड़ेगा, क्योंकि अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। बता, रमा से तेरी पहली मुलाकात कब और कहां हुई? शुरू से आखिर तक सब स्टोरी बता। साहब, आज से 3 साल पहले मैं कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। अरे भाई, आप चिंता क्यों करते हो? देखिए, मंत्री जी से आपके लिए मैंने बात कर ली थी। अरे नहीं, आप घबराओ नहीं सर। जब मैं बैठा हूँ तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे नहीं, पैसे लगेंगे लेकिन आपका काम हो जाएगा सर। जी, देखिए 20 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन आपका अपॉइंटमेंट लेटर सीधा आपके हाथ में, समझे? जी। अरे सर 1 मिनट रुक जाइए सर, जरा एक कॉल आ रहा है, आपको सर 2 मिनट में कॉल करता हूँ, ठीक है सर? ओके सर, ओके सर। हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं आप? अरे आप चिंता ना कीजिए, सिविल कोर्ट के जज से मैंने आपकी सेटिंग कर दी है। आप बस पैसे तैयार रखना, बाकी आपका काम होना वो मेरी गारंटी है, ठीक है? ओके सर, ओके। हाय जी मेरा नाम रमा है। जी कहिए। मैं आपकी टेबल पे बैठ सकती हूँ? हाँ ऑफ कोर्स मैं बस जा ही रहा था। लेकिन मैं तो आपसे बात करने के लिए अपनी कुछ कीजिए ना। देखिए मैडम नहीं, रमा। देखिए रमा जी, हम आदमी थोड़ा मुंहफट है। देखो, बुरा न मानना आप, लेकिन आज के ज़माने में कहावत है कि छोकरी तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती, और वो भी सरकारी नौकरी। पर हम आपकी बात सुन चुके हैं, आप कर सकते हैं सर। ठीक है, तो आपके जो सर्टिफिकेट्स जो भी हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। अपना नंबर दे दीजिए। हाँ, थैंक यू। इसमें तो बहुत सारे नंबर हैं। सब हमारे ही हैं। ठीक है सर, मैं आज ही अपनी डिटेल भेज दूंगी। श्योर। थैंक यू, बाय। सर जी, मैंने तो आपको अपना नंबर दिया ही नहीं। तो अब दे दीजिए। वैसे मुझे याद था, लेकिन मैंने जानबूझ के आपका नंबर नहीं मांगा।
पता नहीं आप क्या गलत सोच रहे। ऐसे क्यों देख रही? देख रही हूँ, इतनी ऊंची पहुंच वाला आदमी इतना मासूम हो सकता है? मासूम नहीं हूँ रमा जी, हर काम में एक्सपर्ट हूँ। हाँ, बस लड़कियों से बात करने में थोड़ा झिझकता हूँ। क्या हुआ? नंबर दे दीजिए। हाँ लिखिए, 77550110। ओके, बाय, थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्त, रमा की सरकारी नौकरी की ललक ने हमें उसे टारगेट बनाने का इजी मौका दे दिया। हमने बहुत कोशिश की कि अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करें। फिर उस रात हमने रमा को कॉल किया। हेलो, मैं विवेक। सर आप? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप हमें कॉल करेंगे। दरअसल रमा जी, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आपको कॉल किया था। हाँ हाँ कहिए ना सर, हम सुनने के लिए बेताब हैं। बात बन गई क्या? अरे बन जाएगी रमा जी, इसमें क्या है, नहीं बनी तो बना देंगे। दरअसल आपसे कुछ और बात करनी थी। हाँ हाँ कहिए ना। दरअसल हमें आपसे लव हो गया रमा जी। क्या? जी हम सही बोल रहे हैं। दरअसल बात घुमा के बात नहीं कर पाता मैं, इसलिए आपसे डायरेक्ट ही बोल दिया। बुरा लगा ना? हमने कहा बुरा लगा ना आपको? विवेक का प्यार मिलना तेरी खुशकिस्मती है रमा। तुरंत हाँ कर दे, किस्मत चमक जाएगी। अरे तू सोच, जिसकी पहुंच इतने बड़े लोगों से, वो क्या नहीं कर सकता। आपने जवाब नहीं दिया रमा जी। आपको बुरा लगा ना? अरे नहीं नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लगा सर। हेलो हेलो सर, हेलो। लगता है फोन कट गया। हेलो। हाँ हाँ रमा जी, बोलिए बोलिए। क्या आप भी मुझसे? इतनी जल्दी किसी को किसी से प्यार नहीं होता सर, लेकिन हमें हो गया सर। कल फैमिली रूम में मिलते हैं। फैमिली रूम में? मतलब मेरा मतलब होटल फैमिली रूम में लंच करते हैं साथ में। एड्रेस आपको मैं मैसेज कर दूंगा। ओके सर। सॉरी सर। अरे सर मत कहिए रमा जी, सिर्फ विवेक कहिए रमा जी। सर कहेंगी तो लोग सोचेंगे बॉस हो। अरे आप बैठिए ना, खड़ी क्यों? जी। तो आप भी रमा जी मत कहिए, सिर्फ रमा कहिए। क्या लोगी? जो आप पसंद करेंगे वही हमें भी पसंद होगा। हेलो बेटा। यस सर। एक मैंगो जूस, एक मेरे लिए। ओके सर। सच कहूं रमा जी, आपको देखते ही मैं अपना दिल दे बैठा था। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? आप समझ रही हैं ना? हम अपने आप को रोक नहीं पाए थे, इसलिए आपको फोन में सब कुछ साफ साफ कह दिया था। हमको बिल्कुल पता नहीं था कि आप भी वही सोच रही हैं जो हम सोच रहे थे। छोड़िए, क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा।
कहीं और चलते हैं। और जो ऑर्डर दिया है वो? इसका पेमेंट कर देते हैं। फिक्र मत करो, ये सब छोटी मोटी बातें होती हैं। बोल दूंगा किसी भिखारी को खिला देगा। हेलो वेटर। यस सर। यस सर। ये खाना किसी भूखे को खिला देना, ईमानदारी के साथ। ओके सर। और जो बचे वो रख लेना। थैंक यू सर। काफी हैसियत वाली लगती है। बड़ा ही सुंदर मकान है आपका। पिताजी की यही एक निशानी है। और कुछ नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि पिताजी ने हम दोनों बहनों के लिए बहुत कुछ छोड़ा था। दीदी की शादी हो गई, वो अपने घर चली गई, और पिताजी की सारी संपत्ति मेरी और उमा दीदी की तो है। बात जब पिताजी की संपत्ति की बंटवारे की आई तो दीदी के ससुराल वालों ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि सब कुछ रमा को दे दो। फिर क्या हुआ? फिर क्या, दीदी अपने ससुराल चली गई और मैं यहाँ रहने लगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, देख रहा हूँ। बड़ा ही सुंदर मकान है। हाँ, सुंदर तो है। आप चलिए अंदर बैठिए, हम आपके लिए कुछ खाना बनाते हैं। चलिए मैं भी हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। धत तेरी की, खाना तो दूर, मैं आपको पानी पूछना भी भूल गई। अरे नहीं नहीं नहीं, प्यास नहीं। प्यास तो है मेरी जान, लेकिन पानी की नहीं। रमा, रमा, ये सर चढ़कर बोलने लगता है। वो उसे टूट कर प्यार करने लगती है। वो उसकी सारी बातें आंख बंद करके मानती है। और इसी तरह से लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। एक रात विवेक बहुत उदास होता है और तब रमा उससे पूछती है, विवेक, विवेक, क्या हुआ विवेक? रमा, मंत्री जी से तुम्हारी नौकरी की बात की है। मंत्री जी 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। 10 लाख तो है हमारे पास, I mean, मेरे पास, लेकिन 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। विवेक, अगर हमने मंत्री जी को पूरे पैसे दे दिए तो नौकरी पक्की? 100%। हमारा मकान बेच दो। पागल हो गई है तुम? घर बेच देगी रमा? हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ। तुम क्या जानो सरकारी नौकरी क्या होती है? तुम घर में बैठकर तरकारी छीलो, खाना बनाओ और घर वालों को खिलाओ, और क्या करोगी? नौकरी मिल गई तो 4 मकान और बनवा लूंगी। आप एनओसी साइन करिए। चिंता मत करिए दीदी, आपका हक नहीं मारूंगी, कमा कर पैसे वापस कर दूंगी। हमको हक का लालच होता तो माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी बेचकर तेरे नाम नहीं जमा करवाती, उसी वक्त ले लेती। हमको हक का लालच नहीं है रमा। अरे हम तो तेरे भले के लिए सोच रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे भी चले जाएं और नौकरी भी ना मिले। कहीं की नहीं रहेगी तू। हमको शिक्षा मत दो दीदी, सब समझ में आ गया है। क्या समझ में आ गया है? यही कि आप हमें खुशहाल नहीं देखना चाहती। हे भगवान, पागल हो गई है ये लड़की, कोई तो समझाए इसे।
यहाँ हमारे तुम्हारे सिवा है ही कौन जो बैठकर समझाएगा? लाओ कर देती हूँ साइड, लेकिन याद रखना रमा, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। सरकारी नौकरी की लालच में रमा ने अपना मकान बेच दिया। मकान बेचने से जो उसको पैसे मिले उसमें से 10 लाख रुपए मंत्री को देने के लिए उसने विवेक को दे दिए और बाकी के पैसे बचे अपने अकाउंट में डाल दिए। घर से बेघर होकर रमा किराए के मकान में रहने लगी। किराए के मकान में रहते हुए 6 महीने का वक्त बीत चुका था और इतना ही वक्त बीत चुका था मंत्री को पैसे दिए हुए भी, लेकिन रमा को अब तक नौकरी नहीं मिली थी। और तब एक दिन रमा ने विवेक से कहा, विवेक, इस किराए के मकान में रहते रहते 6 महीना बीत गए हैं। धीरे धीरे जमा पूंजी भी खत्म होती जा रही है। अब तो चिंता होने लगी है। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रमा। चिंता तो नहीं है विवेक, लेकिन एक बात बताइए, मेरी नौकरी का क्या हुआ? और क्या कहा मंत्री जी ने? पैसे दिए हुए भी 6 महीना हो गए। हाँ, हो तो गए रमा, लेकिन इसमें बेचारे मंत्री जी का भी कोई दोष नहीं। अब तक तो तुम ड्यूटी भी कर रही होती, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इतना डिले क्यों हो रहा है? और आप मंत्री जी को बेचारा क्यों कह रहे हैं? कोई घटना घट गई क्या उनके साथ? घटना तो नहीं रमा, लेकिन हाँ, घटना भी कह सकती हूँ। दरअसल मंत्री जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की इंक्वायरी लगा दी है, इसीलिए डिले हो रहा है। कोई बात नहीं, जब मामला ठीक हो जाएगा तब तो काम हो जाएगा। हाँ बेशक रमा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंत्री जी का रिकॉर्ड रहा है, जिससे भी पैसे लिए उसका काम किया है। अगर काम नहीं हुआ ना तो पैसे वापस कर देते हैं। चलो, पैसों की सेफ्टी तो है, पर शादी तो कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली रमा। चलो चट मंगनी पट भी आ। द्वादशे तानि नामानि प्रयंतो याद। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। अब शादी संपन्न हो गई। अब आप दोनों लोग भगवान के आशीर्वाद लीजिए।
1 लाख का? अरे नहीं नहीं नहीं, 1 लाख का बीमा कोई बीमा होता है? कम से कम 2.5-3 लाख का तो क्यों रमा? 2.5 का कर दो सर, बेनिफिट अच्छा है, प्रीमियम कम और पैसा ज्यादा। ठीक है ठीक है, ओके। नॉमिनी में किसका नाम डालूं सर? किसका नाम डालना? या हम दोनों ही तो हैं, तीसरा कौन है? अपना नाम डाल दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, अपनी दीदी का नाम डाल दो ना। नहीं नहीं, दीदी का नाम नहीं जाएगा, आप अपना नाम डाल दीजिए। ठीक है भाई, जैसा कहते हैं कर दो। साहब, शुरू से लेकर आखिरी तक मैं रमा के साथ गेम खेलता रहा और वो इसे प्यार समझती रही। मेरी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि मैं अपने मन की बात ट्रिक से उसके मुंह से ही कहलवाता गया। बीमा कराते समय उसकी दीदी का नाम सजेस्ट करना भी मेरी ही पॉलिसी थी। मैं जानता था ये मेरे प्यार में पागल है। उसकी दीदी का नाम सजेस्ट करूंगा तो वो भड़क जाएगी, क्योंकि घर के कागजात पे साइन कराते समय दोनों बहनों में काफ़ी किचकिच हुई थी। आखिर में रमा ने मेरा ही नाम डालने को कहा और मैं मन ही मन खुश हो गया। बहुत बड़ा चालबाज है तुम, रुक मत, आगे बोल बोल। उसके बाद साहब धीरे धीरे 3 महीने बीत गए और हमने अपने प्लान को अमल में लाना शुरू किया। एक दिन मंत्री जी से मुलाकात कराने के बहाने मैं उसे लखनऊ ले गया। लखनऊ स्टेशन पर उतरकर मैंने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी और उसमें चुपके से जहर मिला दिया। खुद हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी। जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। वहाँ से पैदल ही पटरी के किनारे चलते हुए हम लोग स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर आ गए थे। तब तक रमा पे जहर का काफ़ी असर हो चुका था। वो शराबियों के साथ लड़खड़ाने लगी थी। तभी मैं देखा उन्नाव जाने वाली ट्रेन आ रही थी। करीब आने पर हमने रमा को जोर से धक्का दिया ताकि वो पटरी पर गिरे और शरीर के कई सारे टुकड़े हो जाएं। लेकिन ट्रेन का इंजन आगे जा चुका था और रमा का शरीर डिब्बे से टकरा के दूर जा गिरा। मर गई रमा। और फिर तू तरन्नुम को शादी का झांसा देकर उसका बीमा करवाने वाला था। खुद नॉमिनी बनता और फिर उसका भी मर्डर कर देता। जा रे, तेरी उस बीमा पॉलिसी ने ही तुझ तक पहुंचने का रास्ता दिया। उस बीमा अफसर ने फोन करके कहा, हेलो राय साहब, मैं बीमा कंपनी से बोल रहा हूँ। आप बीमा एजेंट हैं? देखिए प्लीज आप बाद में। मैं बीमा एजेंट नहीं, बीमा ऑफिसर हूँ।
व्हाट? नॉमिनी ने क्लेम किया? क्या नाम है नॉमिनी का? विवेक। अच्छा, विवेक। अब देखिए, नॉमिनी ने अपना मोबाइल नंबर क्लेम फॉर्म में सबमिट किया होगा। यस सर। प्लीज आप मुझे फौरन मैसेज कीजिए। ओके सर, मैं भी करता हूँ। थैंक यू। बीमा अफसर से मिले तेरे उस नंबर को हमने सर्विस लाइन में डाला और तुझ तक पहुंचे। विवेक, तू शातिर ही नहीं, महाशातिर है। पैसों की खातिर तूने रमा की जिंदगी ले ली कि उस बेचारी ने तुझ पर एतबार किया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। तू इतना कमीना निकला। एक मर्डर करके भी तेरी पैसों की भूख कम नहीं हुई। तेरी अगली शिकार तरुणम की थी ना? श्याम सिंह। जी साहब। ले जाओ इसे और चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में दाखिल करो। डाल दो हवालात में। जिंदगी भर सड़ेगा तब अकल आएगी ठिकाने। चल। दौलत की लालच इंसान को इतना अंधा बना देती है कि उसको होश ही नहीं रहता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो ये भी भूल जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा। विवेक ने दौलत कमाने के लिए जब इस गुनाह भरे रास्ते को चुना होगा, तब उसने कदापि नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये रास्ता उसे जेल की काल कोठरी तक ले जाएगा। दोस्तों, थोड़े शब्दों में सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि किसी को भी प्यार के नाम पर धोखा मत दीजिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों का प्यार से विश्वास उठ जाएगा और सिर्फ नफरत रह जाएगी। तो इसी के साथ इस कहानी को खत्म करता हूं। अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।